एंड आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़े थे स्वर किसे कहते हैं और स्वर के कितने भेद होते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन के कितने भेद होते हैं। दोस्तों देखो, व्यंजन के 5 भेद होते हैं। पहला होता है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, ये होता है का से मां तक। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, अच्छा इनकी संख्या होती है 25 और अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या होती है कितनी, 4। ये होते हैं य, र, ल और व। तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4। ये होते हैं आपके स, श और ह। तीसरा होता है संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है, 4। ये होते हैं आपसे छ से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी और स्र से श्रमिक। उसके बाद आते हैं ताड़न जात या उच्छिष्ट व्यंजन, इनकी संख्या होती है 2, ड और ड। ठीक है दोस्तों, इसके देखो व्यंजनों के भेद कितने होते हैं, 5। पहला होता है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन, चौथा होता है संयुक्त व्यंजन और 5वां होता है ताड़न जात या उच्छिष्ट व्यंजन। ये होते हैं हमारे व्यंजनों के भेद। अच्छा, व्यंजन कहते किसे हैं, ये तो आपको पता होगा। व्यंजन किसे कहते हैं, वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हेडिंग बना लो स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। देखो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे कितने, 25। इनकी संख्या कितनी होती है, 25। का से लेके मां तक स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, का से लेके मां तक। देखो अब इन्हें हम बोलते क्या है, जो का से और डा तक होता है इसे हम बोलते हैं क्या, का वर्ग, और इसे बोलते हैं हम क्या, च वर्ग, और इसे बोलते हैं हम टा वर्ग, और इसे बोलते हैं हम का वर्ग, और इसे बोलते हैं पा वर्ग। देखो ये होते हैं हमारे वर्ग, का से लेके मां तक हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो जिसे का वाला होता है उसे बोलते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। और देखो इसमें एक चीज और मैं बता दूं, जो प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, जो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर होता है ना, ये जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर ये होगा, दूसरा वर्ड ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, पांचवा वर्ड होता है ना प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ड, इसे हम बोलते हैं क्या, नासिक या अनुनासिक व्यंजन। ठीक है दोस्तों, क से लेके मां तक हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या होती है 25 और प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर होता है उसे बोलते हैं हम नासिक या अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, और ये वर्ग होते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। अब हम बताएंगे किसके बारे में, संयुक्त व्यंजन। देखो संयुक्त व्यंजन, देखो अंतस्थ व्यंजन तो आपको पता है यार अलावा होती है, उसमें व्यंजन होते हैं स, श, स और हा। संयुक्त व्यंजन, देखो संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है, जैसे कि छ से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल और ज्ञा से ज्ञानी और स्र से श्रमिक, ये 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। किस किस से, देखो एक तरफ मेरी तरफ छ से क्षत्रिय, ये किस किस से मिलकर बना होगा, ये बना होता है आपका, देखो पहले चारों को लिख लेते हैं। देखो ये मिलकर बना होता है क प्लस किससे, शस, ठीक है, और प्लस अ। ठीक है दोस्तों, ऐसे त्र बनता है आपका, ऐसे त्र बनता है आपका त प्लस र प्लस अ।
क्या बनता है आपका ऐसे ही, ज प्लस ना प्लस आ, इसके बाद आपका है स्र, ये बनता है आपका स्र श प्लस र प्लस आ। देखो ये तो ऐसे बनता है जिसमें आ पीछे लगता है, जब दोनों पे हलंत लगा होगा तो पीछे आ लगेगा, पर इसे हम ऐसे ही बता सकते हैं जैसे कि इसका उद्गम कैसे हुआ है, जैसे कि हम क प्लस श, कहीं कहीं तुम्हें ऐसा दिखेगा तो ये भी सही है, ठीक है, ऐसे ही इसे बता देंगे हम त प्लस र। दूसरा है आपका ज प्लस न, इसके बाद है आपका श प्लस र। देखो दोस्तों, जिसमें अगर आ आएगा तो उसमें दोनों बड़ों पे, मतलब दोनों बड़ आधे होंगे, दोनों बड़ों पे क्या होगा, हलंत होगा। और जिसमें आ नहीं आएगा तो पहला अक्षर जो प्रथम अक्षर है उस पर सिर्फ हलंत लगा होगा, पहला अक्षर आधा होगा, बाकी दोनों क्या होंगे, पूरे होंगे, ठीक है। तो इनसे बनता है हमारे क्या, संयुक्त व्यंजन। उसके बाद है आपका ताड़न जात व्यंजन। ताड़न जात व्यंजन कौन से होते हैं, ड और ड़, ठीक है, ये दोनों आपके क्या होते हैं, ताड़न जात व्यंजन होते हैं। बताती हूँ सगोश और अघोष व्यंजन। देखो सगोश और अघोष और सगोश व्यंजन किसे कहते हैं। देखो पहला और दूसरा वर्ग क्या होता है हमारा, अघोष होता है। पहला और दूसरा का, खा वाला, च छ, ट ठ, त थ, प फ, ये होते हैं हमारे अघोष व्यंजन। और इसमें क्या आ जाते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, इसमें से स श और श। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग क्या बनता है हमारा, अघोष, ठीक है। और इसमें क्या आता है, श श स, जो हा होता है ना वो इसमें हा नहीं रहता, हा कहाँ चला जाता है आपका, सघोष में चला जाता है, ठीक है। इसमें स और श प्लस क्या आ जाता है, आ होता है स्वर, इसमें एक स्वर आ जाता है आ, ठीक है। उसके बाद होता है, आता है आपका अघोष, सघोष या घोष व्यंजन भी बोलते हैं ना, ठीक है। तो तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या होते हैं हमारे, सघोष होते हैं, ठीक है। और इसमें आते हैं आपके या र ल व अंतस्त्य, ध्यान रखना इसमें ऊष्म आते हैं और इसमें अंतस्त्य आते हैं, पर इसमें से ऊष्म का एक हा आ जाता है, हा किसमें आता है आपका, सघोष में। और जो बाकी के वो होते हैं हमारे स्वर, आ को छोड़ के, जैसे छोटा आ है वो तो किसमें चला जाता है आपका, अघोष में। बाकी के बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री से ऋषि, छोटी है, बड़ी है, छोटाऊ और बड़ाऊ, ये आपके स्वर और अंतस्थ व्यंजन या र ल व और प्लस हा, ये आपके आते हैं किसमें, सघोष में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपका। अच्छा, अब अघोष होते क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण साधारण तरीके से किया जाता है उन्हें बोलते हैं अघोष, जैसे क ख। और जिन वर्णों का उच्चारण तेजी से, मतलब बोलने में घर्षण पैदा होता है, वो होता है हमारा क्या, घोष या सघोष व्यंजन, जैसे कि ग, घ, ण, जिसमें गले का जोर लगता है वो होते हैं हमारे क्या, सघोष व्यंजन, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर हो गया, घोष और अघोष। उसके बाद में बताती हूँ आपको अल्प प्राण और महाप्राण। देखो अल्प प्राण क्या होते हैं, अल्प प्राण होता है आपका अल्प प्राण और महाप्राण। तो पहले मैं आपको बताऊंगी अल्प प्राण किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु कम लगती है उन्हें हम कहते हैं क्या, अल्प प्राण। और जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु अधिक लगती है उन्हें हम कहते हैं महाप्राण। कम कैसे, देखो जैसे कि मैं बोलूं, देखो कौन कौन से होते हैं, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, पहला, तीसरा और पांचवा, ये होते हैं आपके अल्प प्राण, पहला, तीसरा, पांचवा। और इसमें क्या आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, या, र, ल और ब, ठीक है। इसमें देखो जैसे मैं बोलूं क, तो नॉर्मल तरीके से बोला जा रहा है क, तो का आपका क्या होगा, अल्प प्राण। जैसे बोलूं च, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। मैं बोलूं ख, तो इसमें श्वास वायु कैसे अधिक तीव्रता से बोलना पड़ रहा है ना मुझे, जैसे ख, तो ये क्या हो जाएगा आपका महाप्राण, ठीक है। तो अल्प प्राण कौन सा होता है, पहला, तीसरा और पांचवा, जिनमें अल्प प्राण, मतलब अल्प प्राण होता है जिनमें वायु
अल्प प्राण वायु कम लगती है उन्हें हम कहते हैं अल्प प्राण, और जिनमें प्राण वायु अधिक लगती है उन्हें कहते हैं महाप्राण। अब महाप्राण में आते हैं आपके दूसरा और चौथा, जिसमें स श और ह ये दोनों भी आते हैं, ठीक है। ये होते हैं आपके महाप्राण और ये होते हैं आपके अल्प प्राण। इसे लिख देती हूँ दूसरा और चौथा, ये होते हैं आपके क्या महाप्राण। मैंने यहाँ लिख दिया है दूसरा और चौथा, ये होते हैं महाप्राण, और 1 2 1 3 और 5 ये होते हैं आपके अल्प प्राण। इसमें अंतस्थ व्यंजन आते हैं, इसमें ऊष्म व्यंजन आते हैं, ठीक है। अब इससे आगे मैं कराती हूँ आपको दोस्तों। अब मैं आपको कराती हूँ बड़ों के उच्चारण स्थान। देखो दोस्तों, जैसे क वर्ग होता है ना, उसे हम बोलते हैं कंठ। क्या बोलते हैं उसे? कंठ। इसमें क्या क्या आता है? क ख ग घ अंग, और इसमें आता है ह, और विसर्ग मतलब बड़ी अंग, ठीक है। ये आते हैं आपके किसमें? कंठे में। उसके बाद है आपका तालु में आता है च वर्ग के जितने भी हैं च छ ज झ और ना, ठीक है। इसे बोलते हैं हम यहाँ को, ये आता है आपका च वर्ग में, इसे बोलते हैं तालु, ठीक है। उसके बाद है आपका ट वर्ग, इसमें आता है आपका ट ठ ड ढ और अणा। ये आता है आपका किसमें? मूर्धा में या मूर्धन्य में बोलते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका त वर्ग, इसमें आता है आपका त थ द ध और न, इसे बोलते हैं हम दंत्य, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प वर्ग, इसमें आता है आपका प ठ ब भ म, ये होता है आपका ओष्ठ्य। उसके बाद ये बा होता है आपका किसमें? दंतोष्ठ्य में। देखो मैं से आपको बोल के बताऊं, जैसे कंठ का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूं क, तो का किसमें से निकल रहा है? कंठ में से। ख, तो खा भी किसमें से निकल रहा है? कंठ में से। इसे हम बोलते हैं कंठ्य वर्ग। जैसे मैं बोलूं च, तो च में मतलब देखो मेरी जो जीव है ना, मैं बोलूं च, तो मेरी जीव किससे टच हो रही है? तालु से। ऊपर जब टच होती है तो उसे बोलते हैं तालु। तो जैसे मैं बोलूं च छ, तो जीव जब मेरी टच होती है किससे? ऊपर जो जिससे टच होती है उसे हम तालु बोलते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? तालु, ठीक है, या तालव्य भी बोल सकते हैं। उसके बाद है ट और ठ, देखो मूर्धा, इसका मतलब उच्चारण होता है मूर्धा कैसे? जैसे बोल रही हूँ ट और ठ, तो मेरी जीभ ना जैसे अंटा ले रही है पीछे की तरफ, मैं बोलूं ट, तो जीभ पीछे की तरफ अंटा लेके किससे टच हो रही है? ऊपर जो तालु है ना, तालु से पीछे थोड़ा टच होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मूर्धा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका त, देखो मैं ऐसे बोलूं त, तो ता जब मैं बोल रही हूँ तो जीभ किससे टच हो रही है? दांतों से टच हो रही है। मतलब त थ द, तो जीभ किससे टच होती है? दांतों से, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं दंत्य। उसके बाद आता है प का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूं प, तो दोनों होठों से बोल रही थी, हम ओष्ठ भी बोल सकते हैं, या ऐसे बोल दोनों होठों की सहायता से बोले जाने वालों को हम क्या कहते हैं? ओष्ठ। जैसे कि प, तो पा पे देखो मैं बोलूं प, तो दोनों होठ मेरे आपस में क्लोज होंगे, तो प फ ब, तो ये होता है हमारा क्या? ओष्ठ। उसके बाद दंतोष्ठ, जैसे मतलब ब, तो इसमें जीभ दांतों से भी टच होती है और होठ भी दोनों क्या होती है, तो इसे हम बोलते हैं दंतोष्ठ, जैसे कि ब, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या? दंतोष्ठ। उसके बाद में एक चीज और समझाना चाहती हूँ, जैसे जो होते हैं हमारे स्वर, जैसे कि छोटा अ और बड़ा अ। जैसे मैं बोलूं छोटा अ और फिर बोलूं अ, तो इसकी आवाज कहां से निकल रही है? कंठ में से, तो ये दोनों भी किस में आते हैं? कंठ में। उसके बाद में बोलूं ई और बड़ी ई, जैसे ई और ई, तो इसकी आवाज कहां से? जैसे ई, तो जीभ अपने आप में क्या होती है? जैसे ई स्टार्टिंग बोलूं तालु से वो होती है ना, तो इसे हम रखते हैं किसमें? तालु में। इन दोनों स्वरों को किसमें रखते हैं हम? तालु में या तालव्य में। उसके बाद ओष्ठ, जैसे कि मैं बोलूं ओ और ऊ, तो इसमें होठों का प्रयोग हो रहा है ओ, तो इसमें इसे हम बोलेंगे ओष्ठ, ठीक है। ये ओष्ठ में रखते हैं दोनों स्वरों को। जैसे मैं बोलूं री से ऋषि, ऋषि को मैं बोलूं तो इसे इसका प्रयोग कैसे? ऋषि, तो इसमें भी जीभ किससे टच होती है? तालु से, है ना, तो इसे हम बोलते हैं मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धा बोलते हैं। जैसे पीछे, जैसे कि मैं बोल रही थी इसमें ट, तो जीभ जैसे पीछे टच होती है ना तालु से ऊपर वाले हिस्से से ट, ऐसे ही इसमें री से ऋषि भी, इसमें ऋषि, तो इसमें भी जीभ उससे टच होती है, तो इसे हम किसमें रखते हैं? मूर्धा में, ठीक है, या मूर्धन्य भी बोल सकते हैं। उसके बाद है छोटी है और बड़ी है, तो देखो जैसे बोलूं मैं ए, तो इसमें इसे हम रखेंगे ए और ए को, इन दोनों स्वरों को किसमें रखा गया है?
कंठ और तालव्य में, ठीक है, कंठ तालव्य में रखा गया है इन दोनों को। ऐसे में बोलूं ओ और ओ, छोटा ओ और बड़ा ओ, तो इन दोनों को भी किस में रखा है, कंठोष्ठ में, ठीक है, इन दोनों को कंठोष्ठ में रखा गया है। जैसे मैं बोलूं ओ और ओ, तो इन दोनों का प्रयोग कैसे मैं बोलूं, ओ तो मुंह तो गोल हो रहा है, मतलब होठ तो गोल हो ही रहे हैं, गले में से और आवाज निकल रही है, तो इसे हम बोलेंगे कंठोष्ठ, ठीक है। ये आपके उच्चारण स्थान कंप्लीट हो गए बड़ों के उच्चारण से, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ और दंतोष्ठ, ठीक है। कंठ में आपका का वर्ग, तालु में च वर्ग और मूर्धा में ट वर्ग और दंत में ता वर्ग, ओष्ठ में प वर्ग और दंतोष्ठ में ब। और जो स्वर भी हैं वो आपके लिख दिए हैं मैंने, किसमें आते हैं, जैसे कि आ और आ कंठ में, ई और बड़ी तालु में, ऊ और बड़ा ओष्ठ में, री से ऋषि मूर्धा में, ए और बड़ी ए कंठोष्ठ कंठ तालव्य में, छोटा हो और बड़ा हो कंठोष्ठ ओष्ठ में, ठीक है। तो अब इससे आगे मैं कराती हूँ, देखो बताती हूँ आपको अयोग वाक। अयोग वाक किसे कहते हैं, वे वर्ड जिनको ना ही स्वर की श्रेणी में रखा गया है और ना ही व्यंजनों की श्रेणी में, उन्हें हम अयोग वाक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अनुस्वर, अनुस्वर होता है आपका क्या, इसका चिन्ह होता है छोटी अंग। जैसे कि मैं लिखूं शब्द प्रयोग, जैसे कि मैं बोलूं संसार, मंत्र, संख्या, ये आपका क्या है, अनुस्वर। दूसरा होता है आपका विसर्ग, विसर्ग होता है आपका कौन सा, बड़ी अंग। जैसे कि मैं बोलूं प्रातः, प्राह, पुनः, तो ये आपके क्या होते हैं, विसर्ग होते हैं, ठीक है। तो इनके कुल संख्या कितनी होती है, अयोग वाकों की मूल संख्या 2 होती है, ठीक है। और इन्हें मैंने अभी बताया था ना तो इन्हें स्वर की श्रेणी में रखा जाता है, ना ही व्यंजनों की श्रेणी में, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इससे आगे दूसरी वीडियो आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमने वर्णमाला का पूरा टॉपिक खत्म कर दिया है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू।